हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखी गई है, बल्कि आज भी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। यह कहानी है एक साधारण ब्राह्मण की, जिसने अपनी बुद्धि, रणनीति और अटूट संकल्प के बल पर भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। वह सिर्फ एक शिक्षक या राजनीतिज्ञ नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी मार्गदर्शक, अर्थशास्त्र और राजनीति के अनुपम ज्ञाता तथा राष्ट्र निर्माता थे। उनकी रणनीतियों और विचारों ने न केवल मगध साम्राज्य के भविष्य को बदला, बल्कि भारत की संस्कृति और राजनीति की नींव को भी मजबूत किया। यह कहानी एक लंबा और गहरा सफर है, जैसे एक विशाल महासागर जिसमें हर लहर एक नई सीख छिपाए हुए है। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति, जिसके पास न तो सेना थी और न ही कोई साम्राज्य, फिर भी अपने ज्ञान, धैर्य और दृढ़ निश्चय से सबसे शक्तिशाली शासकों को चुनौती दे सकता है। तो आइए, अपनी सीट पर आराम से बैठिए और चलिए समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब एक अकेले पुरुष ने अपने ज्ञान और अद्वितीय रणनीतियों से न केवल एक क्रूर साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया, बल्कि एक नए भारत की नींव रखी। अध्याय 1, क्रांति की चिंगारी। एक बालक जो इतिहास बदलने के लिए जन्मा था, लगभग 2300 वर्ष पहले भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसा नगर बसा हुआ था जिसका नाम था तक्षशिला। यह कोई साधारण नगर नहीं था, यह ज्ञान का भव्य मंदिर था। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां विश्व के कोने कोने से विद्वान, राजकुमार और साधक आते थे। यहां शास्त्र, चिकित्सा, राजनीति, गणित और दर्शन शास्त्र का अद्वितीय भंडार था। उस युग में जब यूरोप और अन्य सभ्यताएं अभी बाल्यावस्था में थीं, भारत का यह नगर ज्ञान और शिक्षा का सूर्य बनकर चमक रहा था। इसी पवित्र भूमि पर एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया विष्णुगुप्त। पिता का नाम था आचार्य चाणक्य, जो तक्षशिला के प्रतिष्ठित शिक्षक और विद्वान थे। वह एक साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके भीतर अपने देश और संस्कृति के प्रति अपार निष्ठा थी। विष्णुगुप्त साधारण बालक नहीं थे, उनके भीतर बचपन से ही कुछ अलौकिक था। जहां अन्य बालक खिलौनों और खेलों में खोए रहते, वहीं विष्णुगुप्त घंटों अपने पिता से गूढ़ प्रश्न पूछते। राज्य क्या है? प्रजा का कर्तव्य क्या है? राजा क्यों शासक बनता है और उसकी मर्यादा कहां तक होनी चाहिए? इन प्रश्नों से पिता कई बार चकित हो जाते। वे समझ गए कि यह बालक किसी सामान्य जीवन के लिए नहीं जन्मा। भविष्यवाणी का रहस्य। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब विष्णुगुप्त का जन्म हुआ तो उनके मुंह में एक दांत पहले से मौजूद था। उस समय यह एक अद्भुत घटना मानी जाती थी। ज्योतिषियों को बुलाया गया। उन्होंने बालक की कुंडली देखकर कहा, यह बालक महान होगा। यह या तो स्वयं सम्राट बनेगा अथवा ऐसा सन्यासी बनेगा जिसके सामने सम्राट भी नतमस्तक होंगे। यह राजाओं को गढ़ेगा और राजाओं को मिटाएगा। आचार्य चाणक्य यह सुनकर विचलित हो गए। वे चाहते थे कि उनका पुत्र एक साधारण, शांत और विद्वतापूर्ण जीवन जिए, राजनीति और सत्ता की कूटनीति से दूर रहे। उन्होंने सोचा कि भविष्यवाणी को बदला जा सकता है, इसलिए उस दांत को निकलवा दिया। परंतु भाग्य की रेखाएं कोई मिटा नहीं सकता। भविष्यवाणी और भी प्रबल हो गई। नियति ने पहले ही तय कर दिया था, यह बालक राजा नहीं बनेगा, बल्कि राजाओं का निर्माता बनेगा। वह बनेगा किंग मेकर। शिक्षा और जागृति। विष्णुगुप्त ने बचपन से ही अद्भुत बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। तक्षशिला विश्वविद्यालय में उन्होंने वेद, उपनिषद, शास्त्र, गणित, आयुर्वेद, राजनीति और अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया। वह हर विषय को बड़ी तीव्रता से समझ लेते। उनकी स्मरण शक्ति इतनी प्रखर थी कि एक बार सुना हुआ कभी भूलते नहीं थे। शिक्षक भी उनकी प्रतिभा से अचंभित रह जाते। परंतु विष्णुगुप्त केवल ग्रंथों में नहीं डूबे रहते। उनका मन समाज की वास्तविकताओं को देखने में अधिक लगा रहता। वे देखते कि किस प्रकार अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं। वे देखते कि किस प्रकार राजा प्रजा से दूरी बनाए रहते हैं और किस प्रकार विदेशी आक्रमणकारी भारत की एकता और संस्कृति पर बुरी नजर गड़ाए बैठे हैं। उनके भीतर यह दृश्य आग की तरह धधकता रहा।
उनके मन में एक संकल्प जन्मा, भारत को एक सशक्त और अखंड राष्ट्र बनाना है। वह जानते थे कि यह केवल विद्या से संभव नहीं, इसके लिए चाहिए राजनीति की गहरी समझ, अदम्य साहस और लोहे जैसा इरादा। साधारण युवक, असाधारण सपना कल्पना कीजिए। एक युवा ब्राह्मण जिसके पास न कोई सेना है, न धन है, न राजकीय पद है। वह यह ठान लेता है कि वह पूरे साम्राज्य की दिशा बदल देगा। यह वैसा ही था जैसे आज का कोई सामान्य इंसान भ्रष्टाचार, अन्याय या विदेशी ताकतों के खिलाफ अकेला खड़ा हो जाए। अधिकतर लोग सोचकर ही पीछे हट जाते हैं, लेकिन विष्णुगुप्त, जिन्हें आगे चलकर चाणक्य और कौटिल्य कहा गया, उनमें यह हिम्मत थी कि वे सोच को कर्म में बदलें। उनके जीवन का उद्देश्य अब स्पष्ट था। यह केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं थी, यह राष्ट्र की पुकार थी। वे समझते थे कि जब तक भारत के छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहेंगे, तब तक नंद वंश जैसे शासक प्रजा पर अत्याचार करते रहेंगे और विदेशी आक्रमणकारी हमें गुलाम बनाते रहेंगे। आवश्यकता थी एकता की, एक ऐसे नेतृत्व की जो भारत को एक सूत्र में बांध दे। समाज का आईना चाणक्य ने समाज को गहराई से पढ़ा। उन्होंने देखा कि कैसे सत्ता में बैठे लोग जनता के धन को लूटते हैं। कर भारी भरकर जनता की कमर तोड़ दी जाती है, पर उसके बदले में सुरक्षा और न्याय नहीं मिलता। राजा महलों में ऐश्वर्य में डूबे रहते, जबकि किसान और व्यापारी पसीने से लहूलुहान हो जाते। यह विषमता चाणक्य को भीतर तक झकझोरती। वे मानते थे कि राजा का पहला कर्तव्य प्रजा की सुरक्षा और समृद्धि है। यदि कोई राजा यह नहीं कर सकता, तो उसे सत्ता पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। यही सोच उनकी राजनीति का मूल बनने लगी। भाग्य और कर्म का संगम चाणक्य का व्यक्तित्व एक अद्भुत संगम था। भाग्य की नियति और कर्म की दृढ़ता। एक ओर भविष्यवाणी ने उन्हें विशेष बना दिया था, दूसरी ओर उनके भीतर की जिज्ञासा और साहस ने उन्हें कर्मपट का योद्धा बना दिया। वह समझ गए थे कि केवल विद्या अर्जन करना पर्याप्त नहीं, राष्ट्र की रक्षा और निर्माण के लिए ज्ञान को कर्म में बदलना आवश्यक है। एक नई सुबह की आहट जैसे जैसे उनकी शिक्षा पूर्ण होने लगी, चाणक्य का व्यक्तित्व और भी प्रभावशाली होता गया। उनके शब्दों में आग थी, उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी और उनकी योजनाओं में एक नए भारत की झलक थी। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया था, मैं इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदल कर रहूंगा, भारत को बिखरने नहीं दूंगा। मैं ऐसा सम्राट लाऊंगा जो जनता का रक्षक होगा, न कि शोषक। मैं वह चिंगारी बनूंगा जिससे क्रांति की ज्वाला उठेगी। अध्याय 2। अपमान की आग। एक चिंगारी जो क्रांति बन गई। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। यह नगर पूरे भारत का सबसे बड़ा और समृद्ध नगर माना जाता था। यहाँ की सड़कों पर रौनक रहती, महल सोने चांदी से चमकते और बाजार में तरह तरह की चीजें बिकती। बाहर से देखने पर यह शहर सुख और समृद्धि से भरा लगता था, लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखा जाए तो सच अलग था। इस साम्राज्य का शासक था राजा धनानंद। उसका खजाना अपार था, सोने चांदी के ढेर, रत्नों से भरे भंडार। वह अपने धन के लिए इतना प्रसिद्ध था कि लोग कहते थे, नंद वंश का राजा अपनी गिनती से ही सोना नापता है। परंतु यह सब वैभव केवल उसके और उसके दरबारियों के लिए था। आम जनता, किसान और व्यापारी भारी करों से दबे हुए थे। उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी, पर बदले में सुरक्षा और न्याय नहीं मिलता था। धनानंद को अपनी प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। उसका सारा ध्यान विलासिता, महलों और अपने खजाने पर था। वह अहंकारी, क्रूर और घमंडी राजा था। प्रजा उसके नाम से डरती थी, लेकिन सम्मान नहीं करती थी। उत्सव का माहौल उस दिन पाटलिपुत्र के राजमहल में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। चारों ओर रोशनी सजी थी, नर्तकियां नृत्य कर रही थीं, संगीत गूंज रहा था। दरबारियों और मंत्रियों के चेहरों पर खुशी और हंसी थी। भोजनालयों में स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा महल किसी पर्व की तैयारी में डूबा हो। सिंहासन पर बैठा था राजा धनानंद। वह सोने जड़े वस्त्र पहने, हीरे मोती से सजे गहनों से लदा हुआ था। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। दरबार में एक अनोखी आवाज। इसी शाही माहौल के बीच दरबार में एक व्यक्ति प्रवेश करता है। उसके कपड़े साधारण हैं, शरीर दुबला पतला है, लेकिन चेहरे पर ज्ञान का तेज और आत्मविश्वास की चमक है।
उसकी चाल धीमी है, पर नजरें बहुत गहरी हैं। यह थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य यहां दान या इनाम लेने नहीं आए थे। वे दरबार में किसी चापलूसी के लिए नहीं आए थे। उनका उद्देश्य था राजा को चेतावनी देना, एक ऐसी चेतावनी जो न केवल मगध बल्कि पूरे भारत के भविष्य से जुड़ी थी। चेतावनी चाणक्य ने दरबार में खड़े होकर कहा, हे सम्राट, यह समय उत्सव और मौज मस्ती का नहीं है, यह समय सावधान होने का है। पश्चिम दिशा से यूनान का आक्रमणकारी सिकंदर भारत की सीमाओं तक पहुंच चुका है। उसकी विशाल सेना हमारी धरती पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रही है। यदि भारत के सारे राज्य आपस में लड़ते रहे और एक नहीं हुए तो यह पवित्र भूमि विदेशी आक्रमणकारियों के अधीन हो जाएगी। चाणक्य की आवाज में कोई डर नहीं था, उसमें केवल सच्चाई और देश के लिए चिंता झलक रही थी। दरबार के सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। धनानंद का अहंकार। लेकिन धनानंद को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह अपने ऐश्वर्य और धन के घमंड में चूर था। उसे लगा कि यह साधारण ब्राह्मण उसकी शक्ति और उसकी मौज मस्ती पर पानी फेरने आया है। राजा हंसते हुए बोला, यह ब्राह्मण मुझे राजकाज सिखाएगा। यह मुझे बताएगा कि कब उत्सव मनाना है और कब युद्ध करना है। अरे, मेरा खजाना इतना बड़ा है कि 100 सिकंदर भी इसे खाली नहीं कर सकते। भारत का कौन सा राज्य मेरी बराबरी कर सकता है? और तुम जैसे शिक्षक मुझे सलाह देंगे? धनानंद के चेहरे पर उपहास था। दरबारी भी उसकी नकल करते हुए हंसने लगे। अपमान राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इस घमंडी ब्राह्मण को बाहर निकाल दो। इसे दरबार की इज्जत खराब करने का कोई हक नहीं। सैनिक आगे बढ़े। उन्होंने चाणक्य को पकड़कर धक्का दिया। चाणक्य गिर पड़े। उनके सिर की शिखा जूड़ा खुल गई। शिखा ब्राह्मण के सम्मान और आस्था का प्रतीक होती है। उसका खुलना बहुत बड़ा अपमान माना जाता था। धूल से सने आंगन में पड़े चाणक्य ने जब ऊपर देखा तो उनके चेहरे पर कोई भय या दुख नहीं था। उनकी आंखों में केवल क्रोध की अग्नि जल रही थी। प्रतिज्ञा चाणक्य ने वहां खड़े होकर राजा को देखा और ऊंची आवाज में कहा, हे धनानंद, आज तूने न केवल मेरा बल्कि ज्ञान का, सत्य का और धर्म का अपमान किया है। सुन ले, जब तक मैं तुझे और तेरे नंदवंश को जड़ से न उखाड़ दूंगा और इस सिंहासन पर एक योग्य शासक को न बिठाऊंगा, तब तक मैं अपनी यह शिखा नहीं बांधूंगा। उनकी आवाज गूंज उठी। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सभी लोग हैरान थे कि एक साधारण ब्राह्मण ने सबसे शक्तिशाली राजा को खुलेआम चुनौती दी। धनानंद ने फिर हंसते हुए कहा, जा ब्राह्मण, तेरी यह बातें सुनकर मैं हंसता हूं। तू मुझे और मेरे वंश को मिटाएगा, यह असंभव है। लेकिन वह नहीं जानता था कि वह आग जिसे उसने अपने अपमान से जलाया है, वही उसकी गद्दी को राख बना देगी। चाणक्य दरबार से बाहर निकल गए। उनके वस्त्र धूल से सने थे, पर चेहरे पर दृढ़ता और संकल्प की चमक थी। यह अपमान अब व्यक्तिगत नहीं रहा। यह अपमान पूरे ब्राह्मण वर्ग का था, विद्या का था और भारत की स्वतंत्रता की चेतावनी को ठुकराने का था। अब चाणक्य ने मन ही मन ठान लिया था, मगध का यह क्रूर राजा अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। मैं इसे उखाड़ फेंकूंगा और एक नए युग की शुरुआत करूंगा। एक चिंगारी जो ज्वाला बन गई, यह घटना साधारण नहीं थी। यह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं था, यह उस चिंगारी का जन्म था जो आगे चलकर क्रांति की ज्वाला बनेगी। उस दिन से चाणक्य का जीवन बदल गया। वे अब केवल एक शिक्षक नहीं रहे, वे अब एक क्रांतिकारी बन चुके थे। उनका हर कदम, हर विचार, हर योजना केवल एक ही लक्ष्य के लिए था, नंदवंश का अंत और भारत की एकता का निर्माण। अध्याय 3, हीरे की खोज। एक साधारण बालक से सम्राट का निर्माण। पाटलिपुत्र से अपमानित होकर जब चाणक्य बाहर निकले तो उनका मन बदले की आग से धधक रहा था। लेकिन चाणक्य केवल गुस्से से भरे विद्वान नहीं थे। वे जानते थे कि केवल क्रोध से न साम्राज्य बनता है और न क्रांति सफल होती है। क्रोध चिंगारी देता है, पर स्थायी अग्नि के लिए चाहिए धैर्य, बुद्धि और सही साधन। चाणक्य के पास एक स्पष्ट लक्ष्य था, नंदवंश को हटाना और भारत को एकजुट करना। लेकिन इसके लिए उन्हें चाहिए था एक योग्य सेनानी, एक ऐसा नेता जिसके पीछे लोग अपनी जान भी न्यौछावर कर सकें। वह स्वयं योद्धा नहीं थे, वे एक रणनीतिकार थे। उन्हें किसी ऐसे हीरे की तलाश थी जिसे तराश कर इतिहास का सबसे महान सम्राट बनाया जा सके।
गांव गांव की तलाश। उस दिन से चाणक्य ने यात्राएं शुरू की। वे तक्षशिला से लेकर पंजाब, मगध से लेकर अवंती तक घूमे। गांव गांव जाते, नगर नगर भटकते। वे युवाओं को परखते। किसी में शक्ति थी पर विवेक नहीं, किसी में साहस था पर धैर्य नहीं, कोई तेजस्वी था पर करुणा नहीं। चाणक्य जानते थे कि सच्चा शासक केवल बलशाली नहीं होता, बल्कि न्यायप्रिय और दूरदर्शी भी होना चाहिए। वह राजा जनता के सुख दुख को समझे, उनके लिए लड़े और भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से बचा सके। परंतु लंबे समय तक उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला। उनके मन में कभी कभी निराशा घर कर जाती, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें विश्वास था कि इस विशाल भारत भूमि में कहीं न कहीं वह रत्न अवश्य है, जिसे खोजकर वे अपने स्वप्न को साकार करेंगे। बच्चों का खेल और भविष्य का संकेत। एक दिन जब चाणक्य एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे, तो उनकी नजर एक अनोखे दृश्य पर पड़ी। कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे। खेल का नाम था राजकीय। इस खेल में बच्चे राजा, मंत्री, सैनिक और अपराधी बनते और अदालत जैसा माहौल तैयार करते। चाणक्य ने उत्सुकता से यह खेल देखना शुरू किया। उस खेल में एक बालक राजा की भूमिका निभा रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में आत्मविश्वास और बोलने के ढंग में अधिकार। वह अपने दरबार में आने वाले मामलों का निपटारा कर रहा था। जब किसी बच्चे ने झगड़ा किया तो उसने निष्पक्षता से फैसला सुनाया। जब किसी ने गलती की तो उसने दंड दिया, पर न्याय के साथ। चाणक्य उस छोटे बालक को देखकर ठिठक गए। उन्हें उसकी आंखों में वही चमक दिखी जिसकी तलाश वे वर्षों से कर रहे थे। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। पहली परीक्षा। दूध और सिक्के। चाणक्य ने तय किया कि इस बालक की परीक्षा लेनी चाहिए। वे आगे बढ़े और चंद्रगुप्त को एक कटोरी दूध दी। दूध में कुछ सोने के सिक्के डाले और कहा, बेटा, यह दूध पी लो, ये सिक्के भी तुम्हारे हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे, सिक्के भीगने नहीं चाहिए। वहां खड़े अन्य बच्चे चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव है। कोई सोचता कि दूध पी लिया जाए पर सिक्के भीगेंगे, कोई सोचता कि सिक्के निकाल लिए जाए पर दूध बचेगा। लेकिन चंद्रगुप्त ने शांत मन से कटोरी उठाई। उसने पहले सिक्कों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और फिर आराम से दूध पी गया। जब उसने कटोरी खाली की तो सिक्के सूखे ही थे। चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, कैसे किया यह? चंद्रगुप्त ने सहजता से उत्तर दिया, आचार्य, मैंने पहले सिक्कों को सुरक्षित कर लिया और फिर दूध पिया। इस तरह दोनों ही चीजें बच गईं। इतनी कम उम्र में इतनी बुद्धिमत्ता देखकर चाणक्य चकित रह गए। दूसरी परीक्षा। शेर का पिंजरा। चाणक्य यहीं नहीं रुके। उन्होंने दूसरी परीक्षा दी। पास ही एक पिंजरे में बंधा शेर था। उन्होंने चंद्रगुप्त को उस पिंजरे की चाबी देते हुए कहा, इसे बिना पिंजरा खोले बाहर निकालो। अब यह और कठिन प्रश्न था। वहां खड़े बच्चे डरकर पीछे हट गए। किसी ने कहा, शेर तो हमें खा जाएगा। किसी ने कहा, यह तो असंभव है। लेकिन चंद्रगुप्त ने धैर्य से सोचना शुरू किया। उसने चारों ओर देखा, फिर पास पड़ी एक जलती मशाल उठाई और पिंजरे के पास ले गया। शेर आग देखकर गरजा, पीछे हटा और वहीं ढेर हो गया। चंद्रगुप्त ने शांत स्वर में कहा, आचार्य, शत्रु को हराने के लिए सामने से लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी उसे उसकी जगह पर ही पराजित किया जा सकता है। चाणक्य की आंखों में चमक दौड़ गई। वे मन ही मन बोले, यही है वह हीरा जिसे मैं खोज रहा था। यही है वह बालक जो आगे चलकर इतिहास का महान सम्राट बनेगा। चाणक्य का निर्णय। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मां से अनुमति मांगी। वे बोले, माता, आपका पुत्र साधारण नहीं है। इसमें वह क्षमता है जो इसे राज सिंहासन तक ले जा सकती है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे अपने साथ तक्षशिला ले जाना चाहता हूं, जहां इसे विद्या, राजनीति और युद्ध कला का संपूर्ण प्रशिक्षण मिलेगा। चंद्रगुप्त की मां ने पहले संकोच किया, पर फिर चाणक्य की गंभीरता और विश्वास देखकर हामी भर दी। इस प्रकार शुरू हुई एक नई यात्रा, गुरु और शिष्य की यात्रा। एक नया अध्याय। चाणक्य और चंद्रगुप्त तक्षशिला की ओर निकल पड़े। रास्ते भर चाणक्य ने उसे सिखाया कि राजा होना क्या है, प्रजा के लिए न्याय का क्या अर्थ है और क्यों भारत को एकजुट करना आवश्यक है। चंद्रगुप्त भी मन लगाकर हर बात सीखता। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह जानता था कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं है,
यह उस मार्ग की शुरुआत है जो उसे इतिहास के पन्नों पर अमर कर देगा। अध्याय 4, जंगल का विश्वविद्यालय। एक सम्राट का निर्माण। पाटलिपुत्र के राजमहल की चकाचौंध, ऊंचे ऊंचे स्तंभ और चमकते आभूषणों से बिल्कुल अलग था चाणक्य का विद्यालय। न यहां सोने की दीवारें थीं, न आरामदायक बिस्तर, न राजसी भोजन था, न रथ और घोड़े। यहां सिर्फ था घना जंगल जिसमें पेड़ों के झुरमुट, नदियों की कलकल, जंगली जानवरों की दहाड़ और प्रकृति का अनोखा रहस्य। यही था वह विश्वविद्यालय जहां चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को शिक्षा देने का निर्णय लिया। सुबह की शुरुआत चाणक्य का नियम बहुत कठोर था। सूरज उगने से पहले ही चंद्रगुप्त को उठाया जाता। नींद से भरी आंखें और थका हुआ शरीर होने पर भी उसे उठकर काम करना पड़ता। पहले चरण में उसे शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता। पेड़ों पर चढ़ना, नदियों को तैरकर पार करना, कई मील तक दौड़ना, तीर कमान और तलवार चलाना। लेकिन चाणक्य का मानना था कि केवल बलवान शरीर से कोई सम्राट नहीं बन सकता। असली शक्ति होती है मन और बुद्धि पर नियंत्रण। जंगल की परीक्षाएं। चाणक्य अक्सर चंद्रगुप्त को जंगल में अकेला छोड़ देते और कहते, सूर्यास्त से पहले वापस लौट आओ। यह कोई साधारण खेल नहीं था। घने जंगल में रास्ते मिलते भी थे और खो भी जाते थे। कभी जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देती, कभी अंधेरा रास्ता डराने लगता। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों ने चंद्रगुप्त को सिखाया कैसे तारों को देखकर दिशा पहचानी जाती है, कैसे नदी के बहाव से रास्ता तय किया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे डर पर काबू पाया जाता है। चाणक्य बार बार कहते, डर बाहर नहीं, तुम्हारे मन में है। अगर तुम अपने मन को जीत लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। डर पर विजय। एक बार रात में चाणक्य ने आदेश दिया, आज तुम अकेले जंगल में सोओगे, चाहे शेर की दहाड़ सुनाई दे या लकड़बग्घों की हंसी। शुरू में चंद्रगुप्त कांप उठा। हर पत्ता खड़खड़ाने पर उसे लगता कोई जानवर आ गया। लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि जानवर बिना कारण हमला नहीं करते। उसने उनके निशान पहचानना सीखा। कौन सा पंजा किस जानवर का है, कौन सा शिकार ताजा हुआ है। धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा। यह अनुभव उसे सिखा गया, अगर मैं अपने डर से भागूंगा तो हमेशा भागता रहूंगा, लेकिन अगर मैं उसका सामना करूंगा तो वही डर मेरी ताकत बन जाएगा। तीक्ष्ण निरीक्षण की कला शासन सिर्फ युद्ध जीतने से नहीं होता, बल्कि लोगों के मन को समझने से भी होता है। इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को लोगों और परिस्थितियों का गहराई से निरीक्षण करना सिखाया। एक दिन उन्होंने चंद्रगुप्त को चरवाहे का भेष देकर गांव भेजा और कहा, बिना घर में प्रवेश किए यह पता लगाओ कि मुखिया के घर में आज क्या पक रहा है। चंद्रगुप्त ने देखा कि नाली से बह रहे पानी में दूध और चावल के कण हैं। हवा में मीठी सुगंध भी आ रही थी। उसने तुरंत अनुमान लगाया, आचार्य, आज खीर बन रही है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, यही है एक सच्चे शासक की दृष्टि। सीधे आंखों से नहीं, बल्कि संकेतों से समझना सीखो। मनोविज्ञान और राजनीति चाणक्य सिर्फ युद्ध कला नहीं, बल्कि मन की गहराइयों का ज्ञान भी देते थे। वे कहते, जिसे तुम तलवार से नहीं जीत सकते उसे मुस्कान से जीतो, और जिसे तुम मुस्कान से नहीं जीत सकते उसे रणनीति से हराओ। वे चंद्रगुप्त को गांव वालों के बीच भेजते, जहां उसे अलग अलग लोगों से बात करनी होती। धीरे धीरे वह समझने लगा कि इंसान की असली सोच उसकी आंखों और व्यवहार में छिपी होती है, शब्दों में नहीं। कठिन साधना का असर धीरे धीरे चंद्रगुप्त का शरीर मजबूत हो गया, उसकी बुद्धि तेज हो गई और उसका आत्मविश्वास गहरा हो गया। अब वह बिना डरे जंगल की गहराइयों में घूम सकता था, बिना थके मीलों दौड़ सकता था, बिना किसी हथियार के अपनी रक्षा कर सकता था, और सबसे बड़ी बात, अब वह हालात को देखकर तुरंत निर्णय ले सकता था। उसके भीतर अब सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं, बल्कि एक भविष्य का सम्राट आकार लेने लगा था। चाणक्य की दूरदर्शिता। चाणक्य जानते थे कि साम्राज्य सिर्फ तलवारों से नहीं टिकता, बल्कि न्याय और नीति से चलता है। इसलिए वे बार बार चंद्रगुप्त से कहते, युद्ध जीतने वाला सेनापति महान हो सकता है, लेकिन जनता का दिल जीतने वाला ही सम्राट कहलाता है। चाणक्य का जंगल विश्वविद्यालय चंद्रगुप्त को वहीं सिखा रहा था। शक्ति का उपयोग कहां करना है, धैर्य कब रखना है और रणनीति कैसे बनानी है।
परिणाम कुछ ही वर्षों में चंद्रगुप्त पूरी तरह बदल गया। वह अब साधारण गांव का लड़का नहीं रहा। उसके भीतर आत्मविश्वास, साहस और नीति की शक्ति थी। चाणक्य को अब विश्वास हो गया था, मेरी खोज पूरी हुई। यही वह शिष्य है जो पूरे भारत को एकजुट करेगा। यही वह योद्धा है जो नंद वंश को पराजित करेगा और इतिहास में अपना नाम अमर करेगा। इस तरह जंगल का विश्वविद्यालय वह जगह बना जहां चाणक्य ने एक साधारण बालक को तराश कर भविष्य का सम्राट बनाया। अध्याय 5। साम, दाम, दंड, भेद, युद्ध और कूटनीति का महाग्रंथ। चंद्रगुप्त अब एक साधारण बालक नहीं रह गया था। कठोर जंगल प्रशिक्षण, चाणक्य की शिक्षा और लगातार चुनौतियों ने उसे एक तेज, धैर्यवान और निडर योद्धा बना दिया था। लेकिन एक योद्धा अकेले साम्राज्य नहीं जीत सकता। उसके पीछे एक बड़ी सेना, मजबूत जन समर्थन और गहरी रणनीति की जरूरत थी। और यही सबसे कठिन चुनौती थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त के पास न तो सोने चांदी का खजाना था, न ही विशाल सेना। दूसरी ओर नंदवंश का साम्राज्य था, हजारों सैनिक, हाथी घोड़े और अपार धन। साधारण तरीके से युद्ध छेड़ना तो आत्मघाती होता, लेकिन चाणक्य साधारण सोच के व्यक्ति नहीं थे। उनके पास था नीति का ज्ञान, सेना का निर्माण। लोग ही सबसे बड़ी शक्ति हैं। चाणक्य ने सबसे पहले समझा कि सेना तलवारों और ढालों से नहीं, बल्कि विश्वास और उत्साह से बनती है। वे और चंद्रगुप्त गांव-गांव, नगर-नगर घूमे। वहां उन्होंने उन लोगों से बात की जो नंद वंश के अत्याचारों से परेशान थे। किसानों पर भारी कर, गरीबों पर अन्याय और अमीरों पर पक्षपात, ये सब नंद शासन की पहचान बन चुके थे। लोग तंग आ चुके थे, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि अकेले विरोध करें। चाणक्य ने उनकी यही कमजोरी ताकत में बदल दी। उन्होंने कहा, यह लड़ाई सिर्फ चंद्रगुप्त को राजा बनाने की नहीं है। यह लड़ाई तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को अत्याचार से मुक्त कराने की है। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। उनकी सेना में सिर्फ सैनिक ही नहीं, बल्कि चोर, डाकू, शिकारी, किसान और आदिवासी भी शामिल हुए। हर व्यक्ति की अलग खासियत थी। शिकारी जंगल के रास्ते जानते थे, डाकू छिपकर हमला करने में माहिर थे, किसान जमीन और अनाज की व्यवस्था कर सकते थे और आदिवासी युद्ध की गुप्त चालों में निपुण थे। चाणक्य ने सबको उनकी ताकत के हिसाब से जिम्मेदारी दी। छापामार युद्ध की शुरुआत। नंद साम्राज्य की सेना बड़ी जरूर थी, लेकिन भारी भरकम। उनके सैनिक महलों और राजपथों पर युद्ध जीत सकते थे, पर जंगलों और पहाड़ों में उनकी एक न चलती। यहीं से चाणक्य ने छापामार युद्ध शुरू किया। चंद्रगुप्त की छोटी सी सेना अचानक नंदों की चौकियों पर हमला करती, उनके गोदाम लूट लेती और फिर तुरंत जंगलों में गायब हो जाती। नंद सैनिक जितनी बार पीछा करते, उतनी बार हारते। धीरे धीरे उनकी हिम्मत टूटने लगी। लोगों में चर्चा फैल गई कि एक नया नेता आया है जो नंदों को चुनौती देने की ताकत रखता है। साम, दाम, दंड, भेद। चाणक्य की महान नीति इतिहास में कई बार सिर्फ युद्ध से साम्राज्य बने और टूटे हैं, लेकिन चाणक्य ने साबित किया कि नीति तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होती है। उन्होंने 4 मार्ग अपनाए: साम, दाम, दंड, भेद। 1. साम, समझौता और बातचीत। सबसे पहले चाणक्य ने कोशिश की कि नंद दरबार में जो लोग असंतुष्ट थे, उन्हें बातचीत से साथ मिलाया जाए। उन्होंने गुप्त संदेश भेजे, मंत्रियों को समझाया कि नंदों की शक्ति स्थायी नहीं है। अगर वे चंद्रगुप्त का साथ दें तो भविष्य में उन्हें भी सम्मान और स्थान मिलेगा। कई मंत्री और सेनापति चुपचाप चंद्रगुप्त के समर्थक बन गए। यह बिना युद्ध लड़े दुश्मन को कमजोर करने का पहला कदम था। 2. दाम, लालच का उपयोग। जहां समझाने से बात न बनी, वहां चाणक्य ने दाम का सहारा लिया। उन्होंने डाकुओं और आदिवासियों के साथ मिलकर नंदों के खजाने लूटे। सोना चांदी, अनाज और हथियार उनके हाथ लगे। इस धन से उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया, सैनिकों को वेतन दिया, हथियार खरीदे और जरूरतमंदों की मदद की। अब उनकी सेना सिर्फ जोश से नहीं, बल्कि संसाधनों से भी मजबूत हो गई। 3. भेद, दुश्मन में फूट डालना। यह चाणक्य की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने नंद दरबार में अफवाहें फैलानी शुरू की। किसी मंत्री से कहा कि राजा उस पर भरोसा नहीं करता, किसी सेनापति से कहा कि उसका पद छिनने वाला है। धीरे धीरे नंद दरबार में लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। जो सेना पहले एकजुट थी,
अब अंदर से बिखरने लगी। चोर, दंड, युद्ध का मार्ग। जब साम दाम और भेद से रास्ता न निकला, तब चाणक्य ने दंड यानी युद्ध चुना। लेकिन यह युद्ध भी उन्होंने अपनी शर्तों पर लड़ा। चंद्रगुप्त की सेना छोटी थी पर लचीली। वे कभी मैदान में डटकर नहीं लड़ते। वे अचानक हमला करते, दुश्मन को थकाते और फिर वार करते। नंद सैनिक हताश हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि दुश्मन कहां है, किस दिशा से हमला करेगा। एक महान सबक। इस पूरे संघर्ष से चाणक्य ने सिर्फ चंद्रगुप्त को ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक अमूल्य सबक दिया। हर समस्या का हल सिर्फ बल प्रयोग से नहीं निकलता। पहले बातचीत करो, फिर सौदेबाजी करो। अगर जरूरत पड़े तो रणनीति से दुश्मन को कमजोर करो, और जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तभी युद्ध करो। यह नीति सिर्फ राजनीति या युद्ध में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। चाहे नौकरी हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत रिश्ते, हर जगह साम, दाम, भेद, दंड का सही उपयोग सफलता दिला सकता है। विजय की ओर कदम धीरे धीरे चंद्रगुप्त की सेना बढ़ती गई। जन समर्थन मिलता गया। नंद साम्राज्य अंदर से कमजोर और बाहर से घिर गया। अब समय था अंतिम युद्ध का, वह युद्ध जो तय करेगा कि पाटलिपुत्र पर किसका राज्य होगा। चाणक्य और चंद्रगुप्त तैयार थे। उनकी रणनीति अब एक ही लक्ष्य पर केंद्रित थी, नंद साम्राज्य का अंत और एक नए भारत का निर्माण। इस तरह चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाया, बल्कि राज्य चलाने की कला भी सिखाई। और यही था असली बदलाव, क्योंकि तलवार से जीते हुए युद्ध एक दिन हार जाते हैं, लेकिन नीति से जीते हुए युद्ध पीढ़ियों तक याद रहते हैं। साम्राज्य निर्माण की दिशा में पहला कदम चाणक्य और चंद्रगुप्त की यह यात्रा केवल युद्ध जीतने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह थी नीति, साहस और धैर्य की मिसाल। छोटे से बालक से योद्धा बनने तक का सफर कठिन था, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। साम, दाम, दंड, भेद की नीति से उन्होंने नंद साम्राज्य की जड़ों को हिला तो दिया, पर अब समय था उसे पूरी तरह उखाड़ फेंकने का। यह केवल एक सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह था भारत की आत्मा को मुक्त करने का संघर्ष। अगले भाग की झलक, अंतिम युद्ध और मगध की विजय। क्या चंद्रगुप्त और चाणक्य नंदों की अपार सेना का सामना कर पाएंगे? क्या उनकी छापामार रणनीति पाटलिपुत्र के महलों को जीतने में सफल होगी? और क्या इतिहास गवाह बनेगा उस क्षण का जब भारत को मिलेगा उसका पहला साम्राज्य निर्माता? जानने के लिए तैयार हो जाइए अगले अध्याय में, अंतिम युद्ध और मगध की विजय।